नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी यूपी चुनाव को लेकर राहुल के बड़े संदेश की, आरजेडी के 30वें स्थापना दिवस पर लालू के हुंकार की। हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे। देखेंगे कैसे जंतर मंतर के आंदोलन ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुसीबत। मेरी तकलीफों के कारण अगर करोड़ों बच्चों की खुशहाली होती है तो ये सस्ता सौदा है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में हुआ क्या नया खुलासा, जानेंगे बीजेपी की साजिशों पर पानी फेरने के लिए कांग्रेस ने बनाया क्या प्लान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के 3 पार्षदों पर लटकी अयोग्यता की तलवार। सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप के बाद पार्षदों को अयोग्य ठहराने की हुई सिफारिश। एक्शन हुआ तो बहुमत खो सकती है बीजेपी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर हमला। वीडियो साझा कर कहा, बीजेपी के गुंडे मुझ पर कर रहे हैं हमला, तमाशा देख रही है पुलिस। नीट जेईई का पैटर्न बदलेगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री की कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने की तैयारी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज इंग्लैंड और कांगो डीआर के बीच होगा मुकाबला। दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी मैच। एटलांटा स्टेडियम में रात 9:30 बजे से शुरू होगा मैच। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 443 अंकों की बढ़त के साथ 76,922 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 140 अंकों की बढ़त के साथ 24,005 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार बहुत ही खास अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया है। उन्होंने इस मौके पर भी जनता के हितों को तवज्जो देते हुए बताया कि उनकी पार्टी का क्या विजन है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय से लेकर संविधान तक तमाम मुद्दों पर बात की, साथ ही बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला। देखिए ये रिपोर्ट। सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन बहुत ही नए अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर उनके कट्टर आलोचक सीएम आदित्यनाथ योगी और अखिलेश को भतीजा कहने वाली बहन मायावती ने बधाई संदेश दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी उन्हें बधाई देते हुए पोस्ट किया और इसके सहारे राहुल ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर भी बड़ा संदेश दे दिया है। राहुल गांधी ने पोस्ट किया, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई अखिलेश यादव जी। पीडीए की हिस्सेदारी में सामाजिक न्याय का संकल्प हम मिलकर पूरा करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए शुभकामनाएं। यहाँ जिस तरह राहुल ने साथ मिलकर संकल्प पूरा करने की बात कही है, उससे मैसेज साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और सपा गठबंधन में लड़ेगी। और उस वक्त लोकसभा के नतीजे खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। ऐसे में इस बार भी बीजेपी के लिए अपनी जमीन बचाना बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम नेताओं की तरफ से मिले बधाई संदेश पर उनका आभार जताया। उन्होंने आगामी साल के लिए अपना संकल्प और अपनी योजना पर काफी कुछ चर्चा की। वहीं बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति से लेकर विपक्ष को तोड़ने की साजिशों तक पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया, अब बीजेपी सांसदों को तोड़कर संविधान बदलना चाहती है। मर्यादा का पहला नाम श्री राम है, दूसरा संविधान है और भारतीय जनता पार्टी दोनों को दगा दे रही है। उन्होंने चुनाव पर भी सवाल उठाए। सीधा पूछा कि कुंदरकी में चुनाव कैसे हुए या करहल और कानपुर जैसी जगहों पर उपचुनाव कैसे हुए। कोई सेंट्रल फोर्स नहीं थी, सिर्फ पुलिस थी। और आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि कुंदरकी और मिराजपुर में वोट डलवाने का काम सादे कपड़ों में पुलिस ने किया था, यानी चुनावों में धांधली की गई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रही है। इसके लिए पार्टी अपने प्रमुख मुद्दों पर जोर भी दे रही है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर कहा, ये सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की लड़ाई बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों की बार्गेनिंग पावर 0 हो गई है। बीजेपी चमत्कारी है, चालबाज पार्टी है, होशियार लोग हैं उसमें। वो जानते हैं कि किससे क्या बुलवाना है, किसको क्या लिख के भिजवाना है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हमारी पार्टी पीडीए प्रहरियों और बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से बूथ स्तर पर खुद को मजबूत कर रही है और साथ ही हमारी कोशिश है कि लोगों को डिजिटल रूप से जोड़ा जाए। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के साथ ही बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला। उनके तेवर बीजेपी की बेचैनी बढ़ाते नजर आते हैं। खासतौर पर अभी से अखिलेश और राहुल गांधी के बीच जो समन्वय बनता दिखाई दे रहा है, उससे बीजेपी की धड़कनें और बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश की बर्थडे पर राहुल ने बड़ा संदेश दे दिया है, जिससे आने वाले यूपी चुनाव से पहले ही राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है।
तो बवाल बिहार में भी मचा हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी आने वाली 5 जुलाई को अपने 30वें साल में प्रवेश कर जाएगी। इस खास दिन से पहले आज 1 जुलाई को आरजेडी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी सुप्रीमो लालू यादव एक बार फिर अपने पुराने और आक्रामक अंदाज में नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। 5 जुलाई 1997 यही वो तारीख थी जब राष्ट्रीय जनता दल की नींव रखी गई थी। पार्टी ने बिहार की राजनीति में 29 साल पूरे कर लिए हैं और अब 30वां साल शुरू होने जा रहा है। इस खास मौके पर पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। कार्यक्रम की शुरुआत आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दीप प्रज्वलित कर की। इसके बाद मंच से उन्होंने ऐसा भाषण दिया जिसने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया। लालू यादव ने साफ शब्दों में कहा, आप सब लोगों का आह्वान है, सभी लोगों को एक होकर के, एकजुटता होकर के पार्टी को और मजबूत करिए, गरीबों के हाथ को बढ़िए। हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। बता दें कि इस समारोह में सिर्फ स्थापना दिवस की चर्चा नहीं हुई। कार्यक्रम के दौरान भरत मुठभेड़ का मामला भी प्रमुखता से उठा। मंच पर मौजूद लोक कलाकार छोटू छलिया ने अपने गीतों के जरिए सरकार को निशाने पर लिया। उनके गीतों में मुठभेड़ को लेकर सवाल भी उठे और सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध की आवाज भी सुनाई दी। इससे कार्यक्रम का राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया। जैसे आप जानते हैं कि आरजेडी के 29 साल के सफर में पार्टी ने सत्ता भी देखी, हार भी देखी, आलोचनाएं भी झेली और कई बड़े राजनीतिक उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन पार्टी का दावा है कि उसने हमेशा सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की राजनीति को अपनी पहचान बनाए रखा। लालू यादव का आक्रामक संदेश, संगठन को मजबूत करने की अपील और सरकार पर लगातार हमले ये साफ संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी ज्यादा गर्म होने वाली है। लालू यादव ने अपने विरोधियों को एक बार फिर बता दिया है कि उनके मंसूबे कभी कमजोर नहीं हुए थे और ना आगे कभी होंगे। तो इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी युवाओं के हौसले बुलंद हैं। वो पिछले 11 दिनों से बदहाल शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और भर्ती घोटालों के खिलाफ सड़कों पर बैठे हुए हैं और 1 जुलाई को इस आंदोलन का 12वां दिन रहा। इस दौरान भी ना तो प्रदर्शनकारियों का हौसला टूटा और ना ही उनकी मांग बदली है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा हर युवा एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनके भविष्य का जिम्मेदार कौन है। पिछले 11 दिनों से हजारों युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आंदोलन का 12वां दिन है, लेकिन जोश पहले से भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ठोस घोषणा नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसी बीच लद्दाख के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी युवाओं के समर्थन में जंतर मंतर पर पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है और आज उनकी हड़ताल का 4था दिन है। जानकारी के मुताबिक लगातार भूखे रहने की वजह से उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही है। उनका शुगर लेवल काफी नीचे चला गया है और उनका वजन भी करीब 2 किलो कम हो चुका है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 4था दिन शुरू है। मैं ठीक ही महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा बीपी कम हुआ है। वो तो पानी और नमक बढ़ानी होगी क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। और शुगर लेवल का तो मैंने बताया ही था कि जब खाना बंद करते हैं तो शुगर लेवल ड्रॉप होता है, फिर कीटोसिस टेक ओवर करता है जो कि आपके फैट्स या फिर और फॉरेन सेल्स उनको खाता है। तो ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, मगर ये और लंबा होता जाए तो फिर फैट्स के बाद वो मसल्स को खाने लगता है, फिर ऑर्गन्स को भी खाने लगता है, फिर डेथ होती है। वो बहुत लंबे अनशन में अभी मैं ठीक ही हूँ और वज़न हाँ कम हुआ है 55.5 से 65.5 से 63.5 हुआ है। 2 किलो लगभग दिन के 600-700 ग्राम कम होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो ये कम होता जाएगा, ये भी नॉर्मल है क्योंकि अनशन पे बैठे हैं। हाँ कुछ तकलीफ ज़रूर है, मगर मेरे तकलीफ़ों के कारण अगर करोड़ों बच्चों की खुशहाली होती है तो ये सस्ता सौदा है। सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं बल्कि आंदोलन में शामिल कई युवाओं की सेहत भी लगातार खराब हो रही है। बीते दिन एक प्रदर्शनकारी की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा।
तेज गर्मी, लगातार धरना और भूख के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब इस आंदोलन की तस्वीर भी बदलने लगी है। ये विरोध सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहा, इसमें शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और अलग अलग वर्गों के लोग भी शामिल होने लगे हैं। यानी बीजेपी सरकार अब बुरी तरह से घिर चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी के गले की फांस बनी हुई है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी मोदी सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस विवाद में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इस बीच अब खबर यह आ रही है कि चंदा चोरी विवाद में ईडी की भी एंट्री हो रही है। तो क्या है राम मंदिर मामले में ताजा अपडेट और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे मुद्दा एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। मामले की जांच में जुटी एसआईटी से जानकारी तो पहले ही आ गई थी कि राम मंदिर में एक बार नहीं बल्कि कई बार हेराफेरी हुई है और अब ये सामने आया कि पिछले साल महाकुंभ के दौरान सबसे बड़ी चोरी की गई और इस चोरी को अंजाम देने का काम किया था 8 लोगों ने, जो आज गिरफ्त में हैं। पुलिस ने बताया कि कुंभ के दौरान मंदिर में चढ़ावे और दान की रकम में भारी बढ़ोतरी हुई, जिसका आरोपियों ने फायदा उठाया और मिलकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया। चोरी की पूरी साजिश सभी 8 आरोपियों ने मिलकर रची थी। जांच में सामने आया कि लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने सबसे ज्यादा रकम की चोरी की। इतने बड़े खुलासे के बाद आरोपियों की वित्तीय लेन देन और संपत्तियों की पूरी पड़ताल के लिए अयोध्या पुलिस आयकर विभाग की भी मदद ले रही है। यानी अब इस पूरे विवाद में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। एसआईटी इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ करने में जुट गई है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के एक पूर्व कर्मचारी ने भी बड़ा खुलासा किया है। उसने ट्रस्ट के 2 बड़े चेहरों पर बड़ा आरोप लगाया। पूर्व कर्मचारी ने कहा कि टिन्नू यादव सेवादार और कर्मचारियों से अपना पैर दबवाता था। मंदिर परिसर में अनिल मिश्रा और गोपाल राय की चलती थी। सभी कर्मचारियों को परेशान करते थे ये दोनों। इन्होंने अपनी जानकार और रिश्तेदारों को राम मंदिर में नौकरी पर रखवाया था। सिफारिश से ही नौकरी पर रखते थे। राम मंदिर दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। प्रतापगढ़ का रहने वाला अविनाश शुक्ला योग केंद्र की जिस कमरे में रहता था, उस कमरे से एक बक्सा मिला है जिस पर QR कोड लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस QR कोड के जरिए राम मंदिर में ऑनलाइन दान दिए जाते थे। यानी चोरी सिर्फ नकदी में नहीं हुई, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी हेराफेरी हो सकती है। पुलिस लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। यानी अब एसआईटी और भी फुर्सत से जांच कर सकती है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राम मंदिर मामले में बीजेपी चौतरफा घिरती जा रही है, तो एसआईआर को लेकर भी उस पर सवालों की बौछार हो गई है। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर प्रक्रिया पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या कुछ कहा है कांग्रेस महासचिव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू से ही विवादों के घेरे में रही है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे पर बहस हुई। विपक्ष ने इस प्रक्रिया को चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत बताया और अब भी एसआईआर को लेकर विपक्ष का यही तर्क है। हालांकि विपक्ष के तमाम विरोध के बाद भी चुनाव आयोग एसआईआर के 3रे चरण तक पहुंच गया। अब ऐसे में विपक्ष ने नई रणनीति तैयार की है। हाल ही में सपा, कांग्रेस, आप, डीएमके समेत कुल 23 विपक्षी दलों ने एसआईआर को लेकर सीजे सूर्यकांत को चिट्ठी लिखी, जिसमें कई मांग की गई। और अब कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एसआईआर के चलते चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, चुनाव आयोग की मुख्य जिम्मेदारी आम लोगों के वोटिंग अधिकारों को सुनिश्चित करना, निष्पक्ष चुनाव कराना और देश के लोगों को वोट देने का मौका देना है। लेकिन वोटर लिस्ट से बंगाल में 27 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए। आप बीजेपी सरकार को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार कैसे कह सकते हैं? ये एक चुराया हुआ चुनाव है, लोकतांत्रिक जनादेश नहीं। न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि इस दौरान वेणुगोपाल ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने एसआईआर के जरिए चुनाव जीतने, विपक्षी दलों को तोड़ने और कमजोर करने समेत तमाम उदाहरण देते हुए बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया और साफ कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रहेगी। वेणुगोपाल ने आगे कहा, जहां भी लोकतंत्र खतरे में होगा, कांग्रेस उसकी रक्षा के लिए खड़ी रहेगी। बीजेपी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। हम उनकी रक्षा और संविधान को बनाए रखने के लिए एकजुट होंगे। विपक्ष के तेवर से साफ है कि वो एसआईआर के जरिए चुनाव जीतकर सरकार बनाने की बीजेपी की रणनीति के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगा। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रहा है, जिससे सियासी माहौल गरमाया हुआ है। तो इधर पश्चिम बंगाल की सियासत में मचा बवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में चुनाव के बाद से ही हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पर हमले की खबर सामने आई है, जिसके बाद टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल की सियासत में टीएमसी और बीजेपी के बीच तकरार लगातार जारी है और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये तकरार एक कदम और आगे बढ़ गई है। दरअसल खबरें हैं कि टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी के घर पर एक व्यक्ति ने पत्थर से हमला किया, जिससे उनके घर की पहली मंजिल की खिड़की के शीशे टूट गए। इस हमले को लेकर अभिषेक बैनर्जी ने शुवेंदु सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि राज्य में हिंसा को सामान्य बना दिया गया है और अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। 30 जून की सुबह बाइक से आए एक शख्स ने मेरे घर की पहली मंजिल की खिड़कियों पर पत्थर फेंके, जिससे शीशे टूट गए। जब घटना हुई तब पुलिस कहाँ थी और किसके इशारे पर आरोपी ने इस तरह का हमला किया? राज्य में ऐसा माहौल बन गया है जहां अपराध करने वाले लोगों को ये भरोसा रहता है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा। अभिषेक बनर्जी ने पोस्ट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों की वजह से ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में पारित वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 का भी जिक्र किया और सवाल किया कि क्या ये कानून उन लोगों पर भी लागू होगा जिन पर भाजपा समर्थित होने के आरोप लगाए जाते हैं। अभिषेक बनर्जी के आरोपों और सवालों ने बीजेपी की टेंशन बढ़ाती है। बंगाल में फैल रही अशांति को लेकर अभिषेक बनर्जी ने शुवेंदु सरकार की पोल खोल दी है, तो वहीं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी एक नया दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से सभी तरह के संबंध तोड़ दिए, एयर स्पेस बंद कर दिए, लेकिन अब दोनों देशों की प्रमुख हस्तियों ने पीएम मोदी और पीएम शहबाज शरीफ को खत लिखकर बातचीत दोबारा बहाल करने की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर कभी सामान्य नहीं रहे, लेकिन बीते साल अप्रैल महीने में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया। यहां तक कि दोनों देशों के बीच 4 दिन तक जंग भी लड़ी गई, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में लंबी दूरियां आ गई। सारे व्यापार बंद कर दिए गए, राजनयिक रिश्तों पर ब्रेक लग गया, एयर स्पेस बंद कर दिए गए, यहां तक कि भारत ने सिंधु जल संधि को भी सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में पानी की समस्या भी देखी जा रही है। ऐसे में अब दोनों ही देशों के दिग्गजों ने शांति बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को खत लिखा है और मांग की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। ये पहल सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के अध्यक्ष ओपी शाह की तरफ से की गई। इस खत पर भारत के 61 और पाकिस्तान के 56 यानी कुल 117 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भारत की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, राज्यसभा सांसद मनोज झा, रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत समेत कई एकेडमिशियन, पत्रकार, वकील और सोशल एक्टिविस्ट शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व राजनयिक अशरफ जहांगीर कासी, वैज्ञानिक परवेज हुदभाएं और कई सोशल एक्टिविस्ट ने साइन किए हैं। खत में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दुनिया की करीब 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों में बड़ी युवा आबादी है, लेकिन लगातार तनाव उनके बेहतर भविष्य, रोजगार और विकास के अवसरों में बाधा बन रहा है। उन्होंने दोनों ही सरकारों से नई दिल्ली और इस्लामाबाद में उच्चायुक्तों की नियुक्ति के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने, आम नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं दोबारा शुरू करने, सीमा पार धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं को आसान बनाने, कश्मीरी पंडितों के पवित्र शारदा पीठ को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अपील की। साथ ही दोनों ही देशों के मीडिया पर लगी पाबंदियां हटाने की भी मांग की गई है। खत के अंत में ये भी साफ किया गया है कि ये किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं, बल्कि करीब 2 अरब लोगों के भविष्य, शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के हित में की गई अपील है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी ये मांग मानी जाएगी, क्योंकि भारत का रुख साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में अपना रुख साफ नहीं करता, तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसे में अब सबकी नजरें दोनों ही देशों की सरकारों पर टिक गई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राम मंदिर से जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए की चढ़ावे को चुराने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही आरोपी जिन्हें पुलिस ने चाहा, उनके घर से कुछ लाख रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि कुछ आरोपियों के यहाँ तो 5 रुपये, 10 रुपये
20 रुपये तक की भाई बरामदी दिखाई गई है। ये तो भाई नोटबंदी जैसे मामला हो गया। 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये भी इसमें बरामद होते हुए लोगों के घरों से प्राप्त होते हुए दिखाए जा रहे थे। खैर, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि दरअसल में असली आरोपी तो इसमें जो थे वो तो चंपत हो गए, इसलिए असली रकम भी सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब कहने की बात यह है कि फ़िलहाल तो सबका साथ, सबका विकास तो हो ही गया है। जनता को तो अब सिर्फ ताली ही बजाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।